दोस्तों, ये बात मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही आप सबको बताना चाहूँगा। हमारे पास ज़रूर जेम्स वेब और हबल जैसे एडवांस टेलीस्कोप है, पर एज ऑफ 2024 एक्सपर्ट्स को कोई भी ऐसा एक्सोप्लैनेट नहीं मिला है जो वाकई में हमारे पृथ्वी जैसा ही हैबिटेबल हो। जिस एक्सोप्लैनेट के बारे में एक्सपर्ट्स दावे के साथ कह सके कि हाँ, ये एक्सोप्लैनेट जीने लायक है या फिर ये एक्सोप्लैनेट पर जीवन है। अब तक एक ऐसा प्लैनेट जो जीने के लिए एकदम हैबिटेबल हो, जिस पर हर कोने में जीवन हो, ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी ही है। और यही सवाल एक्सपर्ट्स को परेशान करता है, एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों करोड़ों एक्सोप्लैनेट्स हैं। इतने बड़े नंबर्स में ऐसा कैसे मुमकिन है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? और यही सवाल के साथ दोस्तों, हमारे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने का सफर चालू हुआ था। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 मेन प्लैनेट्स है और जीवन सिर्फ एक प्लैनेट पर है, हमारी पृथ्वी। तो क्यों ना हम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे एक्सोप्लैनेट्स को खोजें, जो प्लैनेट्स दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स। साल था 1992 जब एक्सपर्ट्स को पहला कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट मिला और तब से लेके आज तक एज ऑफ अगस्त 2024 हमें 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं। ये नंबर काफी छोटा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है। खैर, अभी के लिए जो 5000 एक्सोप्लैनेट्स हमें मिले हैं, इन 5000 एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको एक्सपर्ट्स ने पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में रखा है। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जो हमारे पृथ्वी जैसे ही हैबिटेबल हो सकते हैं। पर अभी हम इन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में 100% नहीं जानते। पर एक्सपर्ट्स की इन गिने चुने एक्सोप्लैनेट्स से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कि ये अर्थ जैसे ही हो सकते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, पर इन पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के लिस्ट में से मैं कुछ एक्सोप्लैनेट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो हमारे पृथ्वी से कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। और इनमें से तो एक एक्सोप्लैनेट ऐसा है जो हमारे पृथ्वी से कुछ ज्यादा ही मिलता है। इसे लोग अर्थ 2.0 के नाम से भी रिफर करते हैं। ये वाकई में हमारे अर्थ का एक कजन है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इन एक्सोप्लैनेट्स के साथ ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जिस वजह से ये हैबिटेबल नहीं भी हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए एक एक करके इन एक्सोप्लैनेट्स पर नजर डालते हैं। पहला प्लैनेट जो हमारे लिस्ट में है वो है अर्थ। आप सोच रहे होंगे, वेट अ सेकेंड, अर्थ हैबिटेबल है, ये सब हम जानते हैं, पर मैंने इस लिस्ट में अर्थ को क्यों रखा? ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें अर्थ के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिस वजह से अर्थ हैबिटेबल है, ताकि आपको इसका एक अंदाज़ा लग जाए कि एक्सपर्ट्स जो हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं वो अर्थ और ऐसे एक्सोप्लैनेट्स में जो हैबिटेबल हो सकते हैं उनके बीच क्या सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे सूरज की बात करते हैं, जिसके बिना हमारे पृथ्वी पर कभी जीवन मुमकिन ना हो पाता। एक्सपर्ट्स हमारे सूरज को येलो ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक तारा है और हमारे यूनिवर्स में कई अलग अलग किस्म के तारे हैं। रेड ड्वार्फ स्टार्स, येलो ड्वार्फ स्टार्स, ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स एक्सेट्रा। इन सब तरह के स्टार से हटके भी कई और तरह के स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। तो अक्सर एक्सपर्ट्स इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के तारे जीवन को सपोर्ट कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया, हमारा सूरज भी एक येलो ड्वार्फ स्टार है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं उनमें से 10% तारे येलो ड्वार्फ स्टार्स है। और पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की इस लिस्ट में ऐसे कई सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो हमारे सूरज की तरह ही येलो ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। इनमें से एक एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b, जो हमारे सूरज की तरह ही एक येलो ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है और ये स्टार है केपलर 452। ये स्टार येलो ड्वार्फ स्टार है हमारे सूरज की तरह ही, पर हमारे सूरज से 2 बिलियन ईयर्स ज़्यादा बड़ा है। जहां हमारे सूरज की उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स है, वहीं इस तारे की उम्र 6 बिलियन ईयर्स बताई जाती है। और केपलर 452 हमारे सूरज से थोड़ा सा बड़ा है और 20% ज़्यादा रोशनी ये बनाता है हमारे सूरज के कंपैरिजन में। अब चलिए हम हमारे अर्थ से केपलर 452b एक्सोप्लैनेट को कंपेयर करते हैं। ये एक्सोप्लैनेट हमारे अर्थ के रेडियस से 60% ज़्यादा बड़ा है और 5 गुना ज्यादा भारी है। जहां हमारे अर्थ को 365 डेज का समय लगता है एक पूरे सूरज का चक्कर लगाने में, वही केपलर 452b को 385 डेज का समय लगता है, जस्ट 20 डेज ज्यादा। और हमारे पृथ्वी की दूरी सूरज से 151 मिलियन किलोमीटर है, वहीं केपलर 452b का डिस्टेंस अपने स्टार से
156 मिलियन किलोमीटर्स है। इतना ज़्यादा क्लोज हमारी पृथ्वी से। इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी को दोस्तों नासा ने 2015 में अनाउंस किया था, लेकिन 2018 में एक स्टडी पेपर में ये आर्ग्यूमेंट भी सामने रखा गया था कि ये एक्सोप्लैनेट की एग्जिस्टेंस को अभी कंफर्म बताना सही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो डिस्कवर तो किए गए थे, लेकिन बाद में आगे स्टडी करने के बाद ऐसा भी सामने आया है कि वो एक्सोप्लैनेट्स एग्जिस्ट नहीं करते, डेटा में कुछ गड़बड़ हुई थी। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सूरज के मुकाबले केपलर 452 स्टार 20% ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस करता है और केपलर 452b एक्सोप्लैनेट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है जितना डिस्टेंस हमारे अर्थ और सूरज के बीच है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से इतनी एनर्जी को रिसीव करने के बावजूद हैबिटेबल रह पाएगा? क्योंकि अगर हमारा सूरज ही 20% ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस करने लगे तो हमारा अर्थ ही हैबिटेबल नहीं रहेगा। शायद हमारे अर्थ का हाल वीनस जैसा हो जाए ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। और एक्सपर्ट्स यही अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद केपलर 452b एक वीनस की तरह ही प्लैनेट हो सकता है इस केस में। खैर अभी के लिए एक्सपर्ट्स इस बात से भी श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली इस एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ये पॉइंट सामने रखा था, हमारे पास जेम्स वेब जैसे एडवांस टेलीस्कोप्स है, पर फिर भी हमारे टेक्नोलॉजी में कई कमियां हैं, जिस वजह से आज भी कोई एक्सोप्लैनेट का एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर बताना मुश्किल है। और इन केस अगर हम केपलर 452b तक पहुंच भी जाते हैं तो हमारा वेट इस एक्सोप्लैनेट पर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इस प्लैनेट का मास ज़्यादा है हमारे अर्थ के कंपैरिजन में। दोस्तों अभी जो अगले प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं हम एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बात करते करते सोलर सिस्टम पर क्यों आ गए, तो बात कुछ ऐसी है। जो अगले एक्सोप्लैनेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अकेला एक्सोप्लैनेट नहीं है जो अपने स्टार को ऑर्बिट करता है। जैसे हमारे अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इस तारे को भी 7 प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की। अब जैसे हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो इतना फैला हुआ है, वैसे ही ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में जो 7 प्लैनेट्स है वो ट्रैपिस्ट-1 स्टार को इतनी कम स्पेस में ऑर्बिट करते हैं, मतलब आप जान के चौंक जाओगे। जो हमारे सूरज और मर्क्यूरी प्लैनेट की ऑर्बिट है, हाँ बस उतनी ही स्पेस में ये एक स्टार और ये 7 प्लैनेट्स समाये हुए हैं। और ट्रैपिस्ट-1 स्टार भी कोई हमारे सूरज की तरह ही बड़ा सा तारा नहीं है। ट्रैपिस्ट-1 एक एम टाइप रेड ड्वार्फ स्टार है। ये रहा इसका साइज अगर हम इसे हमारे सूरज से कंपेयर करें। और इन छोटे से रेड ड्वार्फ स्टार्स के साथ ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जो फेस करनी पड़ती है जो भी एक्सोप्लैनेट्स इनको ऑर्बिट करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पर पहले मुद्दे की बात पर आते हैं कि ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के 7 एक्सोप्लैनेट्स में से ऐसा कौन सा एक्सोप्लैनेट है जो पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिस्ट में आता है। 3 एक्सोप्लैनेट्स है जो ट्रैपिस्ट-1 स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, ट्रैपिस्ट-1e, ट्रैपिस्ट-1f और ट्रैपिस्ट-1g। पर इन तीनों में से भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ट्रैपिस्ट-1e के चांसेस ज़्यादा है कि वो हैबिटेबल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब तक जितने भी एविडेंस पाए गए हैं ट्रैपिस्ट-1e के बारे में करंट टेक्नोलॉजी के मदद से, वो ये है कि ट्रैपिस्ट-1e एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है हमारे पृथ्वी की तरह ही। मतलब इस एक्सोप्लैनेट के पास भी एक हार्ड रॉकी सरफेस है। पर यह एक्सोप्लैनेट हमारे अर्थ से थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा छोटा। एक अजीब सी बात, जहां हमारे अर्थ को 365 डेज का समय लगता है एक सूरज का पूरा चक्कर लगाने में, ट्रैपिस्ट-1e को सिर्फ 6 दिन का समय लगता है। अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूँगा जो इस एक्सोप्लैनेट के साथ है, जिस वजह से ये एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल नहीं भी हो सकता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। मतलब अगर ऐसा है तो एक्सोप्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा स्टार की तरफ फेस करेगा, जिस वजह से इस एक्सोप्लैनेट के आधे हिस्से पर हमेशा रोशनी होगी और दूसरे हिस्से पर हमेशा के लिए अंधेरा होगा। दूसरी प्रॉब्लम है खुद इस एक्सोप्लैनेट का अपना स्टार। जैसे कि मैंने बताया ट्रैपिस्ट-1 स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है। अब भले ही ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन जो ये अपने फ्लेयर से एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रिलीज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब कुछ मात्रा में हमारे सूरज से भी कभी कभी फ्लेयर्स आती है, पर फिर भी वो इतनी घातक नहीं होती कि कोई प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को तबाह कर दे।
और हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें सूरज के इस रेडिएशन से बचा लेती है, पर ट्रैपिस्ट 1e के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ बात ट्रैपिस्ट 1 एक्सोप्लैनेट की नहीं है, ये काफ़ी बड़ा डिबेट है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि क्या वाकई में रेड ड्वार्फ स्टार्स को जो प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं उन पर जीवन मुमकिन है या नहीं। पर एक चौंका देने वाली बात यह है इन स्टार्स की, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 70% ऑफ द स्टार्स रेड ड्वार्फ स्टार्स ही है और इनकी जो उम्र है वो 100 बिलियन ईयर्स तक भी जा सकती है। दोस्तों, पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की ये जो बड़ी सी लिस्ट है, इनमें से हर एक्सोप्लैनेट बस ये 3 तरह के स्टार्स को ही ऑर्बिट कर रहा है। पहले जी टाइप स्टार यानी कि येलो ड्वार्फ जो हमारा सूरज है। दूसरे एम टाइप स्टार यानी कि रेड ड्वार्फ जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और तीसरा है के टाइप स्टार यानी कि ऑरेंज ड्वार्फ जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। अब जो ये ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स है दोस्तों, ये ना ही साइज में रेड ड्वार्फ जितने छोटे होते हैं और ना ही हमारे सूरज जैसे येलो ड्वार्फ स्टार्स जितने बड़े होते हैं। इनका साइज एकदम बीच में आता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा एक्सोप्लैनेट है जो इसी तरह के तारे को ऑर्बिट कर रहा है और हैबिटेबल हो सकता है। ऐसा एक्सोप्लैनेट है केपलर 442b। अब इस एक्सोप्लैनेट को आप केपलर 452b से कंफ्यूज मत करना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये एक्सोप्लैनेट जिसकी मैं बात करने वाला हूं, ये केपलर 442b है। अब दोनों एक्सोप्लैनेट्स के नाम सिमिलर दिए गए हैं क्योंकि दोनों एक्सोप्लैनेट्स को केपलर मिशन के अंडर ढूंढा गया था। केपलर 442b का साइज हमारे पृथ्वी से करीब 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और वजन में केपलर 442b 2 गुना ज़्यादा भारी है हमारे पृथ्वी से। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को दोस्तों सुपर अर्थ की कैटेगरी में डाला जाता है, जो प्लैनेट्स अर्थ से बड़े और यूरेनस से थोड़े से छोटे होते हैं। अब ये एक्सोप्लैनेट भी अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में ही आता है, इसलिए इसे पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट के लिस्ट में डाला गया है। पर हर एक्सोप्लैनेट की तरह एक्सपर्ट्स इसके भी एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं जानते। केपलर 442b अपने तारे का एक पूरा चक्कर लगाने में 112 दिन का समय लेता है। अब जैसे कि मैंने बताया, केपलर 442b जो अपने होस्ट स्टार का चक्कर लगाता है, केपलर 442 ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, ना ही सूरज जितना बड़ा और ना ही रेड ड्वार्फ स्टार जितना छोटा। एक यहाँ आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा अज्यूम करते हैं कि के टाइप ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स हमारे सूरज जैसे जी टाइप स्टार्स से भी और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं लाइफ के लिए, क्योंकि ये रेड और येलो ड्वार्फ स्टार्स से कम रेडिएशन रिलीज करते हैं और ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की उम्र 15 से 45 बिलियन ईयर्स बताई जाती है। वहीं जहां हमारे सूरज जैसे तारे सिर्फ 8 से 10 बिलियन ईयर्स जी पाते हैं। इन स्टार्स का जो हैबिटेबल जोन है दोस्तों, वो रेड ड्वार्फ स्टार के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होता है। अगर कोई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट इनको इस डिस्टेंस पर ऑर्बिट करेगा तो चांसेस ज्यादा है कि वो एक्सोप्लैनेट पूरा गोल घूमेगा हमारे पृथ्वी की तरह ही। नहीं तो रेड ड्वार्फ का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे जो एक्सोप्लैनेट्स काफी करीब से रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करते हैं वो टाइडली लॉक्ड हो जाते हैं। इनका एक हिस्सा हमेशा स्टार की तरफ रहता है। बस एक छोटी सी दिक्कत ये है ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स के साथ, ये हमारे सूरज जितनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और हमारे सूरज जैसे तारों से टेम्परेचर में थोड़े से कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा ऐसा कौन से तारे का वो एक्सोप्लैनेट होगा जिस पर पहली बार एक्सपर्ट्स जीवन को ढूंढ पाएंगे। तो ये जो हमारा एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने का सफर है उसका कंक्लूजन यही है। एक्सपर्ट्स सिर्फ करंट डेटा के मदद से स्टडी करने के बाद हमें एक अंदाजे पे बता रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम कोई भी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में अब तक नहीं जानते। और इंटरनेट पर आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ते हो एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, जैसे कि इतनी लाइट ईयर्स दूर पर हमें ये एलियन एक्सोप्लैनेट मिला है या फिर उतनी लाइट ईयर्स दूरी पर वो एक्सोप्लैनेट मौजूद है जो हैबिटेबल हो सकता है, जब आप पूरी नॉलेज के साथ इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे आपको भी इस वीडियो की तरह ही कंक्लूजन मिलेगा। तो आज के बाद से आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे उससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि जो नया एक्सोप्लैनेट मिला है वो किस तरह के तारे को ऑर्बिट कर रहा है। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी और थोड़ा बहुत आप भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो हैबिटेबल हो सकता है या नहीं। पर इन सब का क्या फ़ायदा जब हम एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को ही नहीं जानते। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइफ हमारे अर्थ से बाहर पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन कंक्लूजन निकालने से पहले हमें और एडवांस मिशंस लॉन्च होने का वेट करना होगा जो एक्सोप्लैनेट्स के
एटमॉस्फेयर के बारे में हमें और भी डिटेल में अच्छे से बता सके। पर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस के चलते इन एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना मुश्किल है। तो दोस्तों एज ऑफ 2024 हमें ना ही कोई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट मिला है, अगर मिलता भी है तो उस तक हम जा नहीं पाएंगे, और इन केस अगर हम उस तक पहुंच भी जाते हैं तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उस एक्सोप्लैनेट पर हमारी बॉडी इजीली एडजस्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे खुद के पृथ्वी को बचाना। हम हमारे पृथ्वी को खुद बचा सकते हैं, आप भी बचा सकते हो, हम भी बचा सकते हैं। और साइंटिस्टों का क्या है, वो तो हमारे लिए हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ढूंढते रहेंगे, जिस दिन मिलेगा उस दिन देखा जाएगा। वैसे अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से हमारी पृथ्वी हैबिटेबल है और लाइफ के लिए इतनी परफेक्ट है, अब वो जानने के लिए आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।